नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 29 में से 24 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसके बाद से ही सबकी नजरें कांग्रेस पर टिकी हुई हैं। अब दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि गुना से आखिर कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह के गढ़ राघवगढ़ में गुना लोकसभा सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कांग्रेस का सशक्त उम्मीदवार उतारने की बात प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कही। पटवारी ने संकेत दिए कि गुना लोकसभा सीट से कांग्रेस किसी यादव समाज के नेता को टिकट दे सकती है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के कभी समर्थक रहे और उन्हीं के चलते कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़कर उन्हें हराने वाले केपी यादव का टिकट काटकर बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया है, जिसके चलते यादव समाज में आक्रोश है। वहीं अब कांग्रेस इसी अंदरूनी लड़ाई का लाभ लेने के लिए रणनीति बना रही है। नई बात ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे मिलकर नई कहानी। अब वो बीजेपी के नेता है, उन पे बात भी करना और उन पे कोई ऐसी भाषा भी बोलना, भगवान उनका भला करे। पर इस बार भी केपी यादव जैसे ही कोई अच्छा योद्धा आएगा और बाकी समझ जाओ आप, धूल चटाएगा। केपी यादव को उतार सकती कांग्रेस? देखिए, वो ये सब बड़े फैसले होते हैं जो हमारे जो दिग्गज नेता हैं, पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हों, हमारे प्रदेश के प्रभारी भवन जितेंद्र सिंह जी हों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हो, राहुल गांधी जी हो, ये सब मिलकर तय करें। बहरहाल गुना से बीजेपी प्रत्याशी घोषित होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं कांग्रेस यहां से यादव समाज पर पकड़ रखने वाले नेता पर दाव लगाने की तरफ इशारा कर रही है, जिसमें पूर्व बीजेपी विधायक स्वर्गीय राव देशराज सिंह के पुत्र राव यादवेंद्र सिंह यादव का नाम चर्चाओं में है। विधानसभा चुनाव में यादवेंद्र सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। वहीं बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए वीरेंद्र रघुवंशी का नाम भी गुना से चर्चाओं में है। ये दोनों ही नेता सिंधिया की वजह से बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। जबकि अगर सांसद केपी यादव बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होते हैं तो उन्हें भी टिकट देने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। इधर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। भाजपा की पहली सूची में उमा भारती का नाम नहीं होने के बाद चल रही तमाम बातों पर विराम लगाते हुए उन्होंने कहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर लिया था। उमा ने गुरुवार को भोपाल स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में वरिष्ठ नेता से चर्चा हुई थी। उन्होंने तभी 2 साल तक कोई चुनाव न लड़ने का निर्णय कर लिया था। अब वे 2 साल गंगा के लिए देना चाहती हैं। उमा भारती ने कहा, मैं चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हूँ, क्या हो रहा है, ऐसे कई सवाल लोगों के मन में हैं। मैं कह चुकी हूँ कि मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं जब अयोध्या में थी तो मुझे लगा कि मेरी दृढ़ता में कोई कमी रह गई, कि गंगा का काम अधूरा रह गया। मैं अगर अभी चुनाव लड़ी तो मैं अपने संसदीय क्षेत्र में लग जाऊंगी, इसलिए मैं 2 साल तक गंगा के लिए काम करूंगी, तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हूँ, कहाँ से लड़ रही हूँ, क्या हो रहा है। मैं 22 जनवरी को हमारे संगठन के सभी संगठनों के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को अयोध्या में कह चुकी हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी 2 साल। मैं अभी चुनाव अगर लड़ी तो संसदीय क्षेत्र की जिम्मेवारी का निर्वहन और उसके साथ गंगा का कार्य का मेल नहीं हो पाएगा। तो मुझे 2 साल के लिए पूरी स्वतंत्रता चाहिए। वैसे देखा जाए तो उमा भारती की जिन 3 सीटों से चुनाव लड़ने की संभावना थी, वे क्षेत्र टीकमगढ़, झांसी और भोपाल है, जहां प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में उमा भारती की इस घोषणा को मजबूरी भी बताया जा रहा है। अनुराग मालवी, INS 24/7 भोपाल।
तो लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन के लिए मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी ताल ठोक दी है। बसपा की पहली बैठक में प्रत्याशियों के नामों का लगभग तय माना जा रहा है और पार्टी ने प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि बसपा किसी अन्य पार्टी से गठबंधन नहीं कर रही है। बसपा ने मध्य प्रदेश में बिना किसी पार्टी के गठबंधन पर सभी 29 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी की बैठक में जातिगत समीकरणों को देखते हुए कुछ सीटों पर सवर्ण वर्ग के उम्मीदवारों को भी मैदान में उतार सकती है। पार्टी की रणनीति तैयार हो गई है। बैठकों के दौर के साथ प्रत्याशियों के नामों पर सहमति भी हो चुकी है। 15 मार्च के बाद पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी। जहाँ तक 29 सीटों पे सवाल है कि बहुत सारे लोग अभी संपर्क में हैं और भाजपा कांग्रेस की सूची तो कई जगह आ चुकी है और भी जैसे आएगी तो बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ ऐसे लोगों को भी टिकट देने का काम करेगी जिसको भाजपा कांग्रेस ने नकारा है। और मध्य प्रदेश में हम वोट ऑफ परसेंटेज भी बढ़ाएंगे और कुछ सीटें हम जीतेंगे भी, उसके लिए हमारा प्रयास जारी है। बसपा के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद कांग्रेस और बीजेपी के खेमे में आरक्षित सीटों को लेकर चिंता होना स्वाभाविक है। वैसे सबसे ज्यादा चिंता कांग्रेस को है। प्रदेश में बसपा का अब तक का सर्वाधिक मत प्रतिशत 1998 के लोकसभा चुनाव में 8.7% रहा है। इसके बाद 2009 का चुनाव छोड़ दे तो ये लगातार घटता रहा। साल 2019 में पार्टी को 2.38% ही वोट मिले थे। 2009 में एक सीट जीतने के बाद से पार्टी कहीं नहीं जीती, लेकिन चुनाव लड़कर कांग्रेस का खेल कई सीटों पर बिगाड़ने का काम जरूर किया है। INS न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत, जैन की रिपोर्ट। का रुख कर लेते हैं, जहां लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी विकसित भारत संकल्प पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसी कड़ी में इंदौर लोकसभा की 8 विधानसभा सीट पर सुझाव पेटी लगाने का भी काम शुरू कर दिया गया है। बीजेपी की रिटेल वैन लोकसभा के प्रमुख स्थानों पर जाएगी और जनता से सुझाव फॉर्म भरवाकर जमा करने का काम करेगी। फिर सुझावों के आधार पर बीजेपी अपना संकल्प पत्र भी जारी करेगी। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया है कि देश भर में करीब 1 करोड़ लोगों से सुझाव लेने का संकल्प रखा गया है। सुझाव आमंत्रित हैं। सोशल मीडिया के भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सुझाव आमंत्रित हैं। नमो ऐप पर स्कैन करके सुझाव दिए जा सकते हैं। सुझाव पेटियों में सुझाव दिए जा सकते हैं। लिखकर सीधे ईमेल किए जा सकते हैं। पार्टी कार्यालय पे जो पेटियां लगी हैं उसमें सुझाव दिए जा सकते हैं। तो जितने भी मोड हैं जो जनता को सीधे मोदी जी से कनेक्ट करते हैं, मोदी जी से जुड़ने के लिए नंबर जारी किया है हमने 90-90-90-2024। इस पर कोई भी मिस्ड कॉल देकर अपना सुझाव दे सकता है। तो बात रीवा की कर लेते हैं, जहां जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से रहस्यमय तरीके से 27 फाइलें गायब हो चुकी हैं। वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी ने जब इन फाइलों की पड़ताल की तो पता चला कि 27 फाइलें ही गायब है। वहीं मामले में पूर्व प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर माड़ा का तत्कालीन लेखा प्रभारी कमलापति त्रिपाठी के बीच तू मैं होने की खबर भी सामने आई है। ये मामला अनुरक्षण मद की 27 फाइलों के रहस्यमय ढंग से लापता होने से जुड़ा हुआ है। तत्कालीन उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य सुधीर बांडा को कुछ समय के लिए प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बनाया गया था। उस समय अनुरक्षण मद में 3-3 लाख रुपए की राशि प्रत्येक विद्यालय के भवन मरम्मत के लिए दिए जाने थे, जिसमें से प्रति विद्यालय 1.5 लाख रुपए की राशि जिला शिक्षा अधिकारी ने आहरित करके प्राचार्यों के खाते में भुगतान भी कर दी थी। शेष 1.5 लाख रुपए की राशि कोषालय के माध्यम से भुगतान किया जाना था। 27 फाइलें सुधीर बांडा को दिए जाने की बात कमलापति त्रिपाठी द्वारा कही जा रही है। कहाँ है त्रिपाठी जी? अंदर है, ये सामने वाले रूम में है, एकदम सामने। पैसा देंगे बाद 10,000। हाँ खोल केपिन हाँ नाचेगा यार, दक्षिणा लेंगे 10,000 लेंगे। हाँ बांडा लेना कि बांडा वांडा को नहीं रहे वो समय इन रहे
है। उन्होंने कहा वो जहाँ भी फाइलें हैं वो फाइलें ले आइए, तैयार करिए, उनको बिल लगाने के लिए अपने को प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे मौखिक रूप से बात किया है, तो अभी तक उन्होंने दिया नहीं। तो फिर मैंने पत्र व्यवहार किया, मैंने पत्र जारी किया। आपने कहा कि तुमने दिया है तो पत्र जारी करो। लेकिन पत्र जारी करने के बाद भी उनका ये कहना है कि मेरे पास फाइलें नहीं है। अब इसकी हम विधिवत जांच कर रहे हैं कि वास्तव में इसमें फाइलें हैं कहाँ, कौन दोषी है। कई बार मौखिक उनसे कहा, मांडा जी से भी कहा और सिब्बू से भी कहा, बोले कि हाँ ठीक है दिलवा देंगे, फाइल रखी होंगी दिलवा देंगे। फिर जब नहीं दिलवाए, जब ये हुआ कि भाई बजट आने वाला है और भुगतान इनका करना है, साहब ने बोला कि इनकी फाइल कंप्लीट है। हमने कहा लिखित, उनको हमने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। बोले लिखित आप दो, तो फिर लिखित दिए। तो उन्होंने फिर अपने जवाब में दिया कि हमने वापस कर दिया होगा, यहाँ रख दिया होगा, वहां रख दिया, हम कार्यालय भिजवा देंगे। ऐसा नहीं है। तो देश भर में महाशिवरात्रि का पावन पर्व धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि देश भर से शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। श्रद्धालु विधि विधान से भगवान शिव की आराधना कर जलाभिषेक भी कर रहे हैं। इस मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर, ओमकारेश्वर और रायसेन के भोजपुर मंदिर समेत प्रदेश के सभी शिवालयों में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और उज्जैन की बात करें तो यह लगातार 44 घंटे तक भगवान महाकाल के दर्शन होंगे। बाबा महाकाल मंदिर के पट गुरुवार रात 2:30 बजे से खुले हैं, जो शनिवार रात 10:30 बजे तक खुले रहेंगे। इस दौरान महाकाल का अलौकिक श्रृंगार और पंचामृत अभिषेक भी किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि श्रद्धालुओं ने महाकाल की भस्म आरती के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। दावा किया जा रहा है कि महाशिवरात्रि पर करीब 12 लाख श्रद्धालु के यहाँ पहुंचने की संभावना है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाबा महाकाल यानी कि उज्जैन से तस्वीर है और जहां पर भस्म श्रृंगार किया जा रहा है। देखिए, मैं तो मुझे याद नहीं कितने वर्षों से आता हूं, पर भोलेनाथ की बड़ी कृपा है कि हर साल मुझे बुलाते हैं। और हमेशा मैं एक ही बात कहता हूं, देश में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो तो देश आगे बढ़े, दुनिया के ताकतवर देशों के सामने बड़ा हमारा देश खड़ा हो। और मोदी जी के नेतृत्व में ये सब हो रहा है और मैं समझता हूँ ये सब महाकाल की ही कृपा है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया के एक ताकतवर देशों की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया है। हम सब गौरवान्वित हैं और महाकाल से यही प्रार्थना है कि देश में शांति हो, प्रगति हो, समृद्धि हो, और वह महाकाल कृपा से हो रही है। तो आपको बता दें कि आज देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। सुबह से ही हर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब बाबा महाकाल के दर्शन अब 44 घंटे तक किए जाएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।